Hey dear students, welcome back to the final part of our chapter 1। क्योंकि ये फाइनल पार्ट इसलिए क्योंकि इसके बाद हमारे जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं बच्चों कि आप लोगों का जो फॉर्मेट है एग्ज़ाम का उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हालांकि हमने जो पीडीएफ आपको फॉरवर्ड करना है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स है, आप रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑब्जेक्टिव्स एफसी में सेमेस्टर 3 में नहीं होते हैं, सिर्फ आपको ब्रीफ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, ऑटोनॉमस है तो क्या वो कॉलेज आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता है। मुंबई यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस के एग्जामिनेशन पैटर्न को अगर हम देखें तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको एफसी में सेमेस्टर 3 में नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि मैंने बोला लास्ट लेक्चर है हमारे चैप्टर 1 का, तो इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हमारे एल्डरली पर्सन, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स तो रखे ही है और उसी के साथ साथ जो है वो उनको कई सारी स्कीम्स भी है अवेलेबल करके दी है, लेकिन इसी के साथ हम देखेंगे इनके ह्यूमन राइट्स को किस तरीके से वायलेट किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे अब्यूसेस एंड इंसल्ट्स बाय चिल्ड्रन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। घर के ही फैमिली मेंबर्स जो है या फिर अपने ही बच्चे उनके गाली गलौज करते हैं, मेंटली तौर पर उनको प्रताड़ित करते हैं, इंसल्ट करते हैं। फॉल्स इम्प्लीकेशन इन कोर्ट केसेस स्पेशली इन डाउरी रिलेटेड मैटर्स बाय डॉटर इन लॉस। अब डाउरी तो ऐसा हमने इतना उसके लिए एक्ट लेकर आए हैं कि कानूनी तौर पर हमने अपने आप को और ज़्यादा क्या कर दिया, अपने कानून को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है डाउरी से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा जो है वो कुछ डॉटर इन लॉज उठाते हैं और गलत इल्ज़ाम अपने सास ससुर पर डाउरी से रिलेटेड लगाते हैं। डिनाइल ऑफ प्रॉपर फूड, मेडिकल केयर एंड शेल्टर। कहीं ना कहीं कई बार इन बुज़ुर्गों को खाना नहीं दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है बाहर। Threats to life for not meeting the demands of the children, such as in the case of sale of property which is in the name of elderly parents। यानी जान से मार देने की धमकी दी जाती है। अगर पेरेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टी है तो कहा जाता है हमारे नाम पर प्रॉपर्टी कर दो। एक्सट्रैक्टिंग फिजिकल लेबर फ्रॉम द पेरेंट्स इवन दो देयर हेल्थ कंडीशन में नॉट परमिट टू डू सो। पेरेंट्स से ज़बरदस्ती फिजिकली काम करवाना, उनसे कई घर के काम करवाना, फिजिकल कैपेसिटी ना होने के बावजूद हम जो है फिजिकल लेबर उनसे करवाते हैं, तो वो भी एक तरीके का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है इन एल्डरली पर्सन्स का। डिनाइल ऑफ शेयर इन द सेल प्रोसीड्स ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एनी अदर असेट्स। कहीं ना कहीं जो हमारे पुरखों की जो ज़मीन जायदाद है उसके अंदर हम जो इनका हिस्सा होता है वो हम पेरेंट्स को नहीं लेने दे रहे हैं। फिजिकल असॉल्ट बाय सन्स, डॉटर्स, डॉटर इन लॉ एंड इवन ग्रैंड चिल्ड्रेन। कई बार फिजिकल असॉल्ट इनको मारा भी जाता है, अपने खुद के बच्चे या बच्चों के द्वारा मारा जाता है इनको। मर्डर्स फॉर गेटिंग प्रॉपर्टी और अदर असेट्स फ्रॉम द एल्डरली। कई बार प्रॉपर्टी के लड़ाई झगड़ों के लिए इनका कत्ल भी कर दिया जाता है। फोर्सिंग द एल्डरली पेरेंट्स टू बेग ऑन द स्ट्रीट्स। ज़बरदस्ती उनसे रास्ते में भीख मंगवाना। डिनाइल ऑफ एक्सेस टू द एल्डरली पर्सनस टू एंटर देयर होम्स। कई बार इनको घर से बाहर निकाला जाता है और घर के अंदर इनको एंट्री नहीं दी जाती है, तो इस तरीके से इनके राइट्स को जो है वो वायलेट किया जाता है। अब कुछ रियल लाइफ केसेस है। आप बोलोगे ऐसा कहीं पर होता है क्या, किसी के साथ होता है क्या? हमने तो इतना ही सुना है कि परेशान किया जा रहा है, लेकिन इस तरीके से किसी को नहीं मारा जाता है। तो हमारे पास उसके लिए पुख्ता सबूत है, रियल लाइफ केसेस है जो हम यहाँ पर देखेंगे। Now given below are some real life cases of elder abuse in India जो हमारे कंट्री में होते हैं। These cases though are only a tip of the iceberg. Each case is a story of abandonment, harassment और टॉर्चर। अब ये जो है ना, ये हम बोल सकते हैं ये जो स्टोरी हम शेयर कर रहे हैं ये राई के दाने के बराबर है। देखा जाए तो इससे कई सारे ऐसे केसेस है जो कि सामने आते भी नहीं है हमारे कंट्री में, जो कहीं ना कहीं हरासमेंट और टॉर्चर करते हैं इन एल्डरली पर्सन्स को। हर एक केस जो है वो रिवील करता है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द ओल्ड एंड द इन्फॉर्म। ईच केस शोज हाउ वंस ओन चिल्ड्रन कैन कमिट सच इनह्यूमन एक्ट्स। अब जो हम केसेस देखने वाले हैं, एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, उसमें हम खुद सोचने लग जाएंगे कि क्या कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में इतना बुरा सलूक, इतना जानवरों वाला बर्ताव जो है वो कर सकता है, हैवानों वाला बर्ताव कर सकता है क्या? अब यहाँ पर दिया है ओल्ड मदर्स आर अबेंडेंड। कैसे एक जो बूढ़ी माएँ हैं उनको घर से निकाल दिया जाता है। विडोड एल्डरली वुमेन हु आर डिपेंडेंट ऑन द चिल्ड्रन आर बैडली ट्रीटेड बाय देम। वो औरतें जो विधवा होती है, अब डिपेंडेंसी उनकी अपने बच्चों पर ही रहती है, बूढ़ी हो जाती है, तो उसको क्या किया जाता है, बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस द परपिट्रेटर्स थिंक दैट बाय अबेंडनिंग देम ऑन स्ट्रीट्स दे वुड बी एबल टू रिड देमसेल्फ ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो लोग इनको परेशान करते हैं, इनके बच्चे, इनको कई बार ये लगता है कि इनको रास्ते पर जाकर छोड़ा है तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाएंगे। जैसे केस दिया है यहाँ पर राम प्यारी का, जो एज 75 में जब वो थी, शी वॉज बीटन बाय हर एल्डर सन एंड डॉटर इन लॉ हु रिफ्यूज टू गिव हर फूड। तो
उसको क्या किया गया, डॉटर इन लॉ अपने बड़े बेटे ने और बहू ने मिलकर उन्हें बहुत मारा था। हर यंगर सन टू whom she reportedly gave away all her wealth abandoned her on a bus stop in Delhi। अब अपने छोटे बेटे जिसको इसने सारी के सारी प्रॉपर्टी जिसके नाम कर दी थी, उसने इसको सड़कों पर छोड़ दिया था। शी वॉज लेफ्ट टू डाई ऑन द स्ट्रीट बाय हर 2 sons, और रास्ते पे उसको दोनों ही बच्चों ने मरने के लिए छोड़ दिया। तो ये कहानी तो एक आराम प्यारी है। ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो हम देखेंगे। अब हम कहानी सुनेंगे लक्ष्मी के बारे में, जिसकी एज 77 थी। हर सन इज इन आर्मी बट आफ्टर मैरिज रिफ्यूज टू लुक आफ्टर हर। जिसका बेटा खुद तो एक आर्मी मैन है, लेकिन अपने माँ का ध्यान देने से उसने इनकार कर दिया। शी सेड दैट हर सन फॉर whom I devoted my entire life refused to even feed me when I was there. He scolded me if I did not work and earn। यानी कि मेरे बेटे ने मुझे पालने से मना कर दिया और ये कहा कि खुद ही कमाओ और खुद ही खाओ, हमारे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। फिर आती है स्टोरी चिन्नम्मल पलानियप्पन की, एज 75 है। दिस ओल्ड वुमन टोल्ड लोकल्स हु फाउंड हर दैट हर ओन फैमिली हैड ड्रिवन हर इन अ कैटल फीड कार्ट एंड देन डम्प्ड हर ऑन अ टॉप ऑफ अ गार्बेज पाइल। यानी कि इसको जो है कैटल फीड कार्ट होती है, जैसे हमारे घर में जैसे बैलगाड़ी हो गई, तो ये कैटल फीड कार्ट होती है। तो इसके अंदर इसकी खुद की फैमिली ने क्या किया, इसको कैटल फीड कार्ट में डालकर लेकर गए और जाकर गार्बेज के ऊपर जो है वो डंप कर दिया, कचरे के डब्बे में फेंक दिया। She was left to die for they had abandoned her. Fortunately, some people heard her moans from the dump yard. अब इसको जो है वो कूड़े कचरे में जाकर फेंक दिया गया था मरने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने, नसीब अच्छी थी कि इसकी आवाज़ें सुनी, इसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी इनकी, और जाकर उनको वहाँ से उठाकर लेकर आए। तो इस तरीके से बच्चों ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया था। अब कहानी आती है राधा रानी बिस्वास की, जिसकी एज 70 है। शी इज़ रिड्यूस्ड टू बेगिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ वृंदावन आफ्टर हर फैमिली इंक्लूडिंग अ सन ostracized her. Her son said, "You have grown old now. Who is going to feed you? Go away." Her eyes filled with tears when she said, "What do I do? My pain had no limit." तो कहीं ना कहीं राधा रानी विश्वास को अपने ही बच्चों ने अबैंडन किया, घर से निकाल दिया कि अब तुम बूढ़ी हो गई हो तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, अपना ध्यान खुद दो, हम तुम्हारा ध्यान देने वाले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं उसको इस बात का काफ़ी ज़्यादा पछतावा रहा कि अपने ही बच्चों ने जो है, जिनके लिए हम अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर देते हैं, वो बच्चे वक्त नहीं लगाते हैं हमें वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए या हमें सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देने के लिए। अब हम कुछ फादर्स की स्टोरी सुनेंगे। मदर्स की तो स्टोरी हमने देख ली, कुछ फादर्स है जिनकी स्टोरी देखेंगे हम। इट इज़ नॉट दैट वुमेन अलोन आर मिसट्रीटेड बाय द फैमिली, एल्डरली मेन आर ऑल्सो अब्यूज्ड एंड अबैंडन्ड बाय देयर चिल्ड्रन। तो ना कि सिर्फ औरतें बल्कि मर्दों के साथ भी बुरा होता है। जैसे बी सत्यनारायण जो है 80 ईयर्स के, अ नेटिव ऑफ Dharmarao in West Godavari district, has 5 sons and 1 daughter. Sons were all doing petty business. He underwent a knee surgery 5 months ago and the sons spent 50,000 on the treatment. Later they neglected him. यानी कि एक जो व्यक्ति है सत्यनारायण जी, 80 ईयर्स की एज है, नी सर्जरी हुई कुछ 5 महीनों पहले उनकी, तो बच्चों ने 50,000 उस पर खर्चा किया और बाद में उनका ध्यान देना छोड़ दिया। Another old man said, "My son has threatened to kill me if I bequeath any property to my wife." यानी कि मेरे बच्चे ने मुझे मारने की धमकी दी है अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम पे कर दी तो। बोथ मदर एंड फादर आर अबेंडन। कई सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो ओल्ड एज होम में हमको देखने मिलते हैं, जहाँ माँ और बाप दोनों को ही घर से निकाल दिया गया है। फॉल्स क्रिमिनल चार्जेस लगाया जाता है टू टॉर्चर द ओल्ड। दिस इज अनदर वे ऑफ हरासिंग द एल्डरली इन इंडिया। एन अब्यूजर ऑफ लॉ वुड फाइंड इट प्रिटी ईजी टू क्रूसीफाई ओल्ड पीपल एट होम बाय टेकिंग अनड्यू रिफ्यूज इन लॉ इन द गाइज ऑफ सीकिंग प्रोटेक्शन। कई बार ऐसा होता है, जैसे डाउरी हरासमेंट केस में अगर आप चाहे तो सास ससुर के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं और फिर बाद में उनको जो है बेसिकली इस लॉ का जो है वो फ़ायदा उठाया जाता है। जिसको लॉ की अच्छी नॉलेज होती है वो उस कानून का क्या करता है, फ़ायदा उठाता है, और फ़ायदा उठाकर कहीं ना कहीं इन एल्डरली पर्सन्स को टॉर्चर और हरास किया जा रहा है। तो इस तरीके के कुछ केस जो है वो हमने हमारे एल्डरली पर्सन्स के लिए देखे कि किस तरीके से इनके राइट्स को वायलेट जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कई बार आपने इस टर्म को सुना है, 84th, 34th, 44th। क्या है ये मिस अमेंडमेंट? अमेंडमेंट का जो कॉन्सेप्ट है सिंपल है। किसी भी लॉ में, किसी भी कानून में जब हम चेंज लेकर आते हैं, किसी भी कानून में हम चेंज लेकर आ रहे हैं, उसको हम बुलाते हैं अमेंडमेंट। उस चेंज का आना मतलब उसको हम अमेंडमेंट टर्म उसके लिए कानूनी तौर पर यूज़ करते हैं। नाउ एन अमेंडमेंट इज एन ऑफिशियल चेंज मेड टू अ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लीगल डॉक्यूमेंट। ये जो अमेंडमेंट है यानी ये जो चेंज है, ऑफिशियली हम चेंज लेकर आए, ऑफिशियली अपने मन से चेंज नहीं आया, ऑफिशियली प्रॉपर इसकी जो रिकॉर्डिंग्स होती है, प्रोसीडिंग्स होती है, उसको फॉलो किया गया है और फिर जाकर ये चेंज लेकर आए हैं। किस में लाए हैं? किसी कानून में लाए हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में लाए हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लेकर आए हैं या किसी लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर हम अगर चेंज लेकर आते हैं उसको हम बुलाते हैं अमेंडमेंट। इट इज़ बेस्ड ऑन द वर्ब टू अमेंड विच मीन्स टू चेंज फॉर बेटर। अब ये वर्ड जो अमेंड है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू चेंज फॉर बेटर, कुछ अच्छे के लिए हमने कुछ चेंजेस लाए हैं। नाउ अमेंडमेंट्स कैन ऐड, रिमूव और अपडेट पार्ट्स ऑफ द अग्रीमेंट। अमेंडमेंट ये चेंज क्या होता है, चेंज का मतलब किस तरीके का चेंज हम ला रहे हैं, क्या उसको हम कंप्लीटली हटा रहे हैं, उसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं, उसमें से कुछ रिमूव कर सकते हैं और उसमें से कुछ क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को, लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको हम बुलाते हैं अमेंडमेंट। दे आर ऑफन यूज्ड व्हेन इट इज़ बेटर टू चेंज द डॉक्यूमेंट देन टू राइट अ न्यू वन। अब अमेंडमेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि हम जो है वो चेंज करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को देन टू राइट अ न्यू वन। कोई न्यू कानून लाने से अच्छा प्रेजेंट कानून में, प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में हमने चेंजेस लाया है तो उसको हम बुलाते हैं अमेंडमेंट। नेक्स्ट, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस इन द नेशंस फंडामेंटल लॉ और सुप्रीम लॉ। हमारे कंट्री का फंडामेंटल या सुप्रीम लॉ के अंदर हम चेंजेस लाते हैं। अब ये जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट किस तरीके से लाया जाएगा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के अंदर बताया गया है। This procedure ensures the sanctity of the Constitution of India and keeps a check on arbitrary power of the Parliament of India। अब ये जो प्रोसीजर है ये इसलिए रखा गया है ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सैंक्टिटी यानी जो पवित्रता है, जिस नीयत से, जिस अच्छे नीयत से हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है तो उसकी पवित्रता जो है वो कहीं नहीं जानी चाहिए। और इसी के साथ साथ हम पूरी नज़र भी रखते हैं कि जो भी चेंजेस आ रहा है वो हमारी सोसाइटी के हित के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए होना चाहिए। नाउ एज ऑफ अक्टूबर 2021, 1950 से अगर ये जर्नी की हम बात करें 2021 तक में कितने चेंजेस आए हैं, 105 चेंजेस हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए हैं। अब ये इसका जो प्रोसीजर होता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का वो किस तरीके से होता है, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ डिस्टिंक्टिव अमेंडमेंट प्रोसेस व्हेन कंपेयर्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर नेशंस। दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज पार्टली फ्लेक्सिबल, पार्टली रिजिड। दूसरे नेशंस के जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं उसके कंपैरिजन में अगर हम अपने नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें उसके अंदर जब हमको चेंजेस लाने होते हैं तो कुछ चेंजेस फ्लेक्सिबल है जहाँ पर आप चेंजेस आसानी से ला सकते हैं, कुछ चेंजेस रिजिड होते हैं, स्थिर होते हैं, वो बदलना नहीं चाहते हैं। नाउ एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो कोई भी एक हाउस में हमको क्या करना है, बिल को इंट्रोड्यूस करना है। The bill must then be passed in both houses of the parliament by a majority of the total membership of that house and by majority of not less than 2/3 of the member of that house। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वोटिंग होगी, मेजॉरिटी जो है वो उस बिल का समर्थन करनी चाहिए। The bill passed by the required majority is then presented to the president who shall give his or her assent। अब ये जो 2/3 लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं तो ये 2/3 लोग दोनों, एक तो कोई भी हाउस में प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें से 2/3 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट और वोट करना चाहिए। जैसे उसके फेवर में प्रेजेंट होकर वोट कर लिया, अब ये जो बिल के टाइम पर बिल के लिए वोट किया है तो वो लोग जो है इस बिल को प्रेजेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट के सामने। अब वो प्रेसिडेंट जो है वो अपना फैसला उसके ऊपर क्या करते हैं, सुनाते हैं। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पावर देता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट ला सकते हैं। ये अमेंडमेंट हो सकता है क्या, या तो हमको कुछ ऐड करना है, या तो हमें कोई आर्टिकल को रिमूव करना है, या तो रिपील करना है यानी रिवोक करना है, विड्रॉ कर देना है उस आर्टिकल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है, अभी अभी हमने देखा 3 तरीका है अमेंड करने का। पहला तरीका है, एक तो सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, सिंपली मेजॉरिटी देख लो कितने लोग उस बिल के लिए अमेंडमेंट के लिए तैयार होते हैं। दूसरा, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट, स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट। तीसरा हमको बोलता है कि 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो बाय द रैटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर का नॉट लेस देन हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी यहाँ पर हम किसी भी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी क्या नहीं करेंगे, हम माइनॉरिटी नहीं, हम यहाँ भी मेजॉरिटी जो है वो देखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके का चेंजेस जो है, अमेंडमेंट जो है ऐड करना, रिमूव करना, रिपील करना अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेकर आते हैं, जिसको हम अमेंडमेंट बुलाते हैं, ताकि सोसाइटी के बेनिफिशियल के लिए, अगर उस वक्त उस दौर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया था,
अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, तो इसीलिए अब तक जो है 105 अमेंडमेंट जो है वो हम देख चुके हैं 1950 से लेकर अक्टूबर 2021 तक। तो इन अमेंडमेंट को लाने का जो प्रोसीजर होता है वो हमने देख लिया है। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो हमको टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 रेफरेंस के लिए दिया है हमको। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमको बताता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अगेन ये रेफरेंस के लिए दिया गया है। तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स के लिए ये कमीशन जो है वो फॉर्म हुई है। इस कमीशन के अंदर चेयरपर्सन होते हैं जो कि चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक मेंबर होंगे जो कि जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एक और मेंबर होंगे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, 2 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं जिनको नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ह्यूमन राइट्स के अंदर, और चेयरपर्सन होते हैं नेशनल कमीशन जो कि माइनॉरिटीज से होते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जनरल सेक्रेटरी जो है उनका भी होना ज़रूरी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो कौन, जनरल सेक्रेटरी जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं इस कमीशन के, जिनको पावर्स दिए जाते हैं, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। इनका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, किसका, हमारे नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का। और कमीशन विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश ऑफिसेज एट अदर प्लेसेस इन इंडिया, और अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन सीख करके हमारी जो कमीशन है वो अपने और भी ऑफिसेज जो है इंडिया के दूसरे हिस्सों में ओपन कर सकती है। तो ये हमारी नेशनल कमीशन जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अगेन ये सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए दिया है, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे। कमीशन के कुछ फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी हमने बार बार रिव्यू किए हैं, पढ़े हैं। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन अगेन मेंशन किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ये क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पर आपको देखो आंसर इन ब्रीफ 3 मार्क के लिए आपको पूछा गया है एक एक क्वेश्चन, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। 3 मार्क्स के हिसाब से आप उनके बेसिकली उसको डिस्क्राइब करेंगे उनके बारे में। ऐसे टाइप क्वेश्चंस हमने ये सारे क्वेश्चंस जो है अपने हर एक लेक्चर में जो है वो बच्चों कवर कर लिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास में, लेकिन हम इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले हैं, बस इसीलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इन केस अगर किसी को लगता है किसी के कॉलेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो 25 मार्क्स होता है, उसमें आपकी कोई टेस्ट नहीं होगी, उसके लिए आपको इंटरनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा। और याद रखना बच्चों, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था 25 मार्क्स का इंटरनल प्रोजेक्ट सबमिट किया है, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो अपने आंसर्स में देनी होती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का रोल ही नहीं आता है इस सेमेस्टर में, तो बिल्कुल भी हम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि पीडीएफ में आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स वहीं पर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 जो है वो बच्चों कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने डिटेल में ह्यूमन राइट्स देखा, और उसी के साथ साथ हमने बाकी सारे राइट्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जितने भी हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन सब के राइट्स देखा, उनके वायलेशन कैसे होते हैं ह्यूमन राइट्स, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे चैप्टर 2 के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।